और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी चुनाव से जुड़ी हुई है। 2 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए गए। इसके अलावा भोजपुरा से बहरन लाल मौर्य को बीजेपी ने टिकट दिया है। भोजपुरा से बहरन लाल मौर्य उम्मीदवार घोषित किए गए। यूपी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, 2 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि भोजपुरा से बहरन लाल मौर्य को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, आजम खान जेल में रहकर लड़ेंगे यूपी चुनाव। रामपुर सीट से एसपी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। अब्दुल्ला आजम को स्वार टांडा से टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है चुनाव से जुड़ी हुई, समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई। मैं बस इतना कहूँगा कि अदालत ने अभी तक इंसाफ किया है, आगे भी करेगी और न्याय मिलेगा। अपने वालिद साहब के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी एक लंबे समय से उनको भी देखिए, मैंने यहाँ से पहले भी कहा था, हम तो भैंस चोर बकरी चोर लोग हैं, क्या कह सकते हैं। जो हुआ है उसकी सच्चाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। एक आखिरी सवाल है, आज आप अखिलेश यादव से मिले, क्या आगे आप इस मैंने इस बात को पहली बात बता दी, जो पार्टी कहेगी मैं वो करूंगा। अखिलेश जी से मिलना वो मेरे पारिवारिक संबंध है, मैं इसलिए मिलने आया था। कोई राजनीतिक उसमें उसका ना कोई राजनीतिक मतलब नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता है, उसकी वजह से मिलने का। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जम्मू से जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 450 स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इमरजेंसी सर्विसेज पर पड़ सकता है असर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है जम्मू से जुड़ी हुई, जहां पर सरकारी अस्पताल में 450 स्टाफ जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज में 450 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और यहां तक आशंका व्यक्त की जा रही है कि इमरजेंसी जो सेवाएं हैं, आपातकालीन जो सेवाएं हैं, उस पर असर पड़ सकता है। ज्योति पचनंदा हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज्योति, क्या खबर? देखिए, यहाँ पर लगातार जिस तरह कोविड पॉजिटिव केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, उसी तरह रेगुलर गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैंक्स, जैसे कल उधमपुर के जम्मू कश्मीर बैंक में कई लोग पॉजिटिव पाए गए थे तो बैंक बंद करते, उसी तरह आज जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी लगभग 400 से अधिक लोग हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। और जिसके चलते अभी तो सब कुछ बहाल है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इससे जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं हॉस्पिटल की, वो प्रभावित जरूर हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद है जो पॉजिटिव पाई गई है। तो जिसके चलते हुए यही इस समय प्रश्न चिन्ह में है कि इमरजेंसी सेवाएं कैसे उनको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल हम भी इसी उनकी स्टेटमेंट के इंतजार में ही है कि आगे क्या वो कार्रवाई की जाती है इस पे। इस सरकारी मेडिकल कॉलेज में 450 स्टाफ के बारे में बताया गया आज होती कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कितने और स्टाफ बाकी है जिनके सारे फिलहाल अभी मेडिकल कॉलेज चल रहा है? देखिए, अभी काफी स्टाफ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रीजन का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। कोई भी किसी भी परिस्थितियों में वहीं पर ही लाया जाता है, तो स्टाफ तो बहुत है वहां पर, लेकिन फिर भी 400 से अधिक की संख्या पॉजिटिव आना एक मैटर करती है चीज, एक जरूर आकलन का विषय है। लेकिन अभी तो सर्विसेज सारी स्थायी रूप से चल रही हैं, लेकिन इस पर बड़ा फैसला आ सकता है अभी कुछ ही समय में। शुक्रिया आप ज्योति, फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। एक और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, कुलगांव में आईईडी धमाका हुआ है। कुलगांव में आईईडी धमाके में कोई घायल नहीं हुआ, ये अच्छी खबर है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी को बनाया था निशाना, लेकिन फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि किसी जान माल की नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। कुलगांव में आईईडी धमाके के जरिए सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, लेकिन आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। ज्योति पचनंदा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज्योति, किस तरीके से निशाना बनाया गया था और कैसे बच गए सुरक्षा बल? देखिए, यहाँ पर एक आईडी विस्फोट किया गया था, जहां पर आर्मी की कॉन्वॉय रूटीन में चलती है, लेकिन चूंकि आईडी ब्लास्ट जरूर हुई, लेकिन वो अपने टारगेट से चूक गई। आर्मी की कोई गाड़ी वहां से गुजरी नहीं थी, उससे पहले ही ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से आर्मी और आर्मी के जवान जितने भी थे वो सभी बच गए हैं। लेकिन
ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। मैं आपको बताऊं कि आज दिन की ही घटना, जहां स्नो एवलांच हुआ था, वहां आर्मी ने इन्हीं स्थानीय लोगों की जान बचाई है और यही आतंकवादी इसी आर्मी के पीछे इस तरह निशाना कर रहे हैं। तो लोगों को समझ होनी चाहिए कि ये जो आतंकवादी है, ये किसके लिए जिहाद कर रहे हैं, किसको निशाना बना रहे हैं, जो लोग उन्हीं को बचा रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ा सोचने का विषय है वहां के लोगों के लिए भी कि उनको साथ किनका देना है, स्थानीय लोगों का देना है या आतंकवादियों का देना है, जो आर्मी उनको बचा रही है और वही आर्मी को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ, सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने तो आतंकवादियों ने निशाना इनकी आर्मी की कार्रवाई को किया ही था। बिल्कुल। किस इलाके में ये घटना घटी है और कितना शक्तिशाली धमाका था, ज्योति? साउथ कश्मीर में कुलगाम जिले के एक कैमो जियारत है, उस पे कादर रोड पर यहां से आर्मी की कार्रवाई जानी थी, तो वहीं पर ही ये आईडी लगाई गई थी जो अपने गंतव्य से चूक गई और पहले ही ब्लास्ट हो गया। शुक्रिया ज्योति पचनंदा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो कुलगांव में आर्मी को निशाना बना करके आईडी धमाका तो किया गया, लेकिन किस्मत से आईडी धमाका वक्त से पहले हो गया। कॉन्वॉय को, आर्मी की कॉन्वॉय को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां कांग्रेस को सपोर्ट का ऐलान करते ही पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। उनका विवादित वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो देश के हिंदुओं को धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। 59 सेकंड के वीडियो में मौलाना तौकीर रजा खां कह रहे हैं कि जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों से खत्म हो गया, मैं कहता हूं कि पहले मैं लड़ूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हम तो पैदाइशी लड़ाके हैं। लगता है, अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तो मौलाना तौकीर रजा को आप सुन रहे थे और उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करने का ऐलान किया, तो उनका ये विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं जिस दिन नौजवानों ने कानून हाथ में लिया, तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। ये किसे इशारों में धमकी दे रहे थे? अपने आप में बड़ा सवाल ये है। ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में ले लेगा, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मौलाना तौकीर रजा ने यह बयान कुछ वक्त पहले दिया था, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करने का जो बयान दिया, इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। बीजेपी ने कहा है कि हिंसा भड़काने वाले, लोगों को बरगलाने वाले, उन्माद फैलाने वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जाते हैं। और आखिर ऐसे लोगों का समर्थन लिया क्यों जाता है, समर्थन दिया क्यों जाता है, ये गंभीर सवाल बीजेपी की तरफ से खड़ा किए गए हैं। मौलाना तौकीर रजा का हिंदू विरोधी ये बयान बताया जा रहा है, जिसके आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी, ये कह रहा है मौलाना तौकीर रजा, और कह रहा है कि जब जवान जो लोग हैं, नौजवान, अगर उन्होंने कानून हाथ में ले लिया तो फिर हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कहा है इस मसले पर, सुनिए। मेरे जो यूथ हैं, मेरे जो जवान हैं, अर्थात जो मुस्लिम जवान हैं, उनके हाथों में कानून की व्यवस्था आ जाए तो जो हिंदू लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी हिंदुओं को। आप सोच के देखिए किस प्रकार की यह घृणा की बात है, घृणा की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ हेट्रेड, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो
धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले लोग, जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। संजय चौधरी साहब, तौकीर रजा का पुराना बयान अब सामने आया है। तौकीर रजा साहब का जो बयान है वो वास्तव में देश में जो जिस प्रकार से मुसलमानों को बरगलाकर और उन्हें विध्वंस की राजनीति की तरफ ले जाने का बयान है, वैसा ही है। और दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को न केवल शरण दे रही है बल्कि उनका समर्थन भी चुनाव के मौके पर ले रही है। तो ये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी दंगाइयों का साथ ले रही है, अपराधियों का साथ ले रही है, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करने वालों का साथ ले रही है, तो दोनों राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले, काम करने वाले और उन्हें प्रताड़ित करने वालों का कैसा ज्यादा से ज्यादा सहयोग लिया जाए, ये उसी की निशानी है। संजय साहब, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन नहीं लिया है, तौकीर रजा ने समर्थन दिया है। नहीं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनके समर्थन को अपने साथ स्वीकार कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और समर्थन को स्वीकार करना निश्चित रूप से उनके साथ खड़े होने जैसा है। दोनों बगलगीर होकर खड़े हुए हैं और कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से वो फोटो शेयर हुई है और उसमें तौकीर साहब का उन्होंने जिक्र किया है। तो मुझको लगता है कि दोनों की मंशा एक जैसी है और एक जैसी मंशा के साथ खड़े होकर उत्तर प्रदेश में जो दंगे से मुक्त है, उत्तर प्रदेश जो खुशहाली की तरफ है, उसको एक बार फिर से इस विध्वंस की आग में झोंकने का प्रयास कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर कर रही है। जी, शुक्रिया संजय जी, न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका। और अब बात करते हैं आयकर विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन की। वो ताबड़तोड़ एक्शन जो अब तक यूपी में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इसकी आंच पंजाब तक पहुंच गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग की छापेमारी आज एक बार फिर सुर्खियों में रही। चुनाव के बीच छापों से बढ़ी टेंशन। ईडी की छापेमारी से राजनीतिक सरगर्मियां तेज। छापेमारी से दबाव बनाने की हो रही है कोशिश। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। यूपी के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आवास से शुरू हुआ छापेमारी का यह सिलसिला पंजाब तक जा पहुंचा। अब सीएम चन्नी के रिश्तेदार के घर अवैध रेत खनन मामले में ईडी ने छापेमारी की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार के ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा है। जो करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है वो सीएम चन्नी के भतीजे हैं, जिनका नाम भूपेंद्र सिंह हनी है। साल 2018 में ईडी ने कुदरतदीप सिंह के खिलाफ रेत खनन का पर्चा किया था, जिसमें हनी का नाम आया है। क्या है पूरा मामला? 2018 में अवैध रेत खनन को लेकर दर्ज हुआ था केस। अवैध रेत खनन केस में लगाई गई धारा 420 को आधार बनाकर ईडी ने केस किया टेक ओवर। मामले में सामने आया था कुदरतदीप सिंह का नाम। पूछताछ में सामने आया भूपेंद्र सिंह हनी है मास्टरमाइंड। मोहाली के सेक्टर 70 के होमलैंड सोसाइटी में रहता है भूपेंद्र सिंह हनी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का करीबी रिश्तेदार है। हनी को सीएम चन्नी के साली का बेटा बताया जा रहा है। एक तरफ आयकर विभाग की छापेमारी जारी है तो दूसरी तरफ छापेमारी पर सियासत गरमा गई है। विपक्ष इसे सरकार की चाल बता रहा है। उसका कहना है कि बीजेपी हार के डर से ऐसे कदम उठा रही है। तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है,
लेकिन वो इन तरीकों से दबने वाली नहीं है। पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। हम अपने इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, ये किसी भी तरह इसको विफल नहीं। पंजाब की सियासत में रेत खनन को लेकर बयानबाजी का दौर कई दिनों से जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम चन्नी पर हमलावर हैं। की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहां पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं। चुनाव से एन पहले इस तरह की कार्रवाई पर सियासत होना कोई नया शगल नहीं है। यूपी और पंजाब में ईडी की छापेमारी जारी है तो दूसरी ओर विपक्ष की बौखलाहट। लिहाजा यूपी हो या पंजाब, हर ओर सरकार और विपक्ष का टॉक वार जारी है। छापेमारी के बहाने पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है। सवाल बस इतना है कि चुनाव के बीच छापों के पीछे असल में राजनीति है या फिर कुछ नेताओं के दामन दाग है जिसे वो छुपाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।